जय हिंद। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था और काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था एक एक शक्तियों के बारे में। आज हमें पढ़ना है इस लेक्चर में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में और क्षमादान के प्रावधान के बारे में, और कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उसे हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। मतलब राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से वो किसी विधेयक के संदर्भ में वीटो पावर का उपयोग करते हैं। तो इसका प्रावधान किस में दिया गया है? इसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 111 यानी कि अनुच्छेद 111 में। देखिए, जब भी संसद किसी विधेयक को पारित करती है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजती है उनकी सहमति के लिए, तब फिर वह विधेयक क्या बनता है? अधिनियम बनता है। लेकिन राष्ट्रपति जब कोई भी विधेयक उनके पास जाता है तो उनके पास मुख्य रूप से दो विकल्प हैं। या तो वो उसमें सहमति देंगे या फिर क्या करेंगे, उसे कुछ तुरंत सहमति ना दे करके उसको टालने की कोशिश करेंगे, कुछ बहाना बनाएंगे। और वो बहाने कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। या तो वो सीधे मना कर सकते हैं कि मैं सहमति नहीं दूंगा। एक दूसरा क्या करेंगे कि भाई मुझे कुछ कुछ चीज़ें इसमें पसंद नहीं है या फिर ये प्रावधान संविधान के अनुकूल नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इसमें पुनर्विचार कीजिए। तो उसके लिए वो संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजेंगे। या फिर तीसरा उनके पास एक पावर बचता है और उसमें क्या करते हैं, वो किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रख लेते हैं। इसमें न तो वो सहमति देते हैं, न ही सहमति नहीं देने वाला प्रावधान यूज करते हैं, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए, लंबे समय के लिए अपने पास रख लेते हैं। तो यह 3 जो उनके पास पावर है, यही वीटो पावर कहलाता है ना। और इसका प्रावधान किया किस में दिया गया है? अनुच्छेद 111 में। देखिए, मुख्य रूप से जब भी हम वीटो पावर की बात करते हैं तो यह वैश्विक परिदृश्य में 4 प्रकार के हैं, है ना। लेकिन हमें सिर्फ भारत की राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में पढ़ना है, तो इसमें मुख्य रूप से 3 वीटो पावर ही संविधान में उल्लेख किए गए हैं, संविधान में प्रावधान किए गए हैं। और वो क्या है? पहला है आत्यांतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, फिर निलंबनकारी वीटो मतलब सस्पेंसिव वीटो, फिर तीसरा हो जाएगा हमारा पॉकेट वीटो जिसे हम जेबी वीटो के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों वीटो को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला ही वीटो है एब्सोल्यूट वीटो यानी कि आत्यंतिक वीटो। इसमें राष्ट्रपति के पास जब भी कोई विधेयक आता है तो वो सीधे मना कर देते हैं कि मैं इसमें अपनी सहमति नहीं दूंगा। दैट मीन्स कि क्लियर हो गया कि अपनी सहमति नहीं देने वाले हैं। तो यह वीटो कहलाता है आत्यंतिक वीटो, या इसे हम पूर्ण वीटो के भी नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से यह गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में प्रयोग किया जाता है। अब एक वर्ड आ गया यहाँ पर, गैर सरकारी विधेयक। देखिए, हमारे यहाँ जो मंत्री परिषद होते हैं वो क्या है? मंत्रियों का परिषद है। जब भी भारत सरकार के किसी मंत्री के द्वारा अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो वह सरकारी विधेयक कहलाता है। मंत्रियों के अलावा जो भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो वह गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। मतलब उसमें सरकार की बैकिंग या सरकार की शक्ति नहीं होती है, सरकार का समर्थन नहीं होता है, मुख्य रूप से तो नहीं होता है। तो यह कहलाता है गैर सरकारी विधेयक। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करते हैं। और एक सिंपल सी लॉजिक सी बात है, आप भी समझिए कि जिसकी सरकार होती है मुख्य रूप से राष्ट्रपति उनसे ही समर्थित होते हैं, है ना।
उनके ही उम्मीदवार होते हैं, वही राष्ट्रपति बनते हैं। तो वो गैर सरकारी विधेयकों को कैसे सहमति देंगे? ये तो बहुत लॉजिक सी बात है। तो दैट मीन्स ये गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में इसका हम प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। फिर निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंशन वीटो, नाम से ही स्पष्ट है कि निलंबनकारी वीटो मतलब कुछ समय के लिए निलंबित करके रखना। तो ये भी एक टालने की। तो कैसे कुछ समय के लिए? ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति इसमें पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को संसद में भेज देते हैं। ठीक है। अब संसद के पास भी दो प्रावधान है। या तो वो क्या करें, पुनः किसी संशोधन के बिना यानी कि एज इट इज दोबारा भेज दे राष्ट्रपति के पास, या भी संशोधन के साथ राष्ट्रपति के पास भेजती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। मतलब अब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देना ही होगा उन्हें। अब मुख्य रूप से निलंबनकारी वीटो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है। देखिए, धन विधेयक जब भी संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में जब प्रस्तुत किया जाता है, तो वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक लॉजिक है कि जिसको आपने पूर्व में ही सहमति दे दी है उससे आप नकार कैसे सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया धन विधेयक के संबंध में, इसमें निलंबनकारी वीटो लागू नहीं होगा। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, जब मूल संविधान लागू हुआ था तब संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति उसमें पुनर्विचार के लिए भेज सकते थे, ऐसा उनको प्रावधान था, है ना। या फिर वह मना कर सकते थे, ऐसा उनके पास प्रावधान था। लेकिन इसे 1971 के आसपास क्या किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक को अब राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। दैट मीन्स कि अब संविधान संशोधन विधेयक में आप पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, आप उसे रोक नहीं सकते। मैं ये नहीं बोल सकते राष्ट्रपति कि मैं इसमें सहमति नहीं दूंगा। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में सहमति देनी ही होती है और यह बाध्यकारी है। यह हो गया। अब ये फैक्ट है, आपको याद रखना होगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति वेंकट रमन जी ने संसद सदस्यों के पेंशन संबंधी विधेयक पर यह पारित किया था। विधेयक पर कौन सा? निलंबनकारी वीटो का उपयोग किया था। चलिए, अब हम पढ़ेंगे पॉकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो। नाम से ही स्पष्ट है कि पॉकेट यानी किसी भी चीज़ को जेब में छुपा के रख लेना, है ना, किसी को नहीं बताना। तो वही है कि राष्ट्रपति के पास जब भी कोई विधेयक आता है तो या तो वो क्या करेंगे, उसमें सहमति नहीं देंगे, है ना, बताएंगे कि नहीं मैं इसमें सहमति नहीं दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं बताएंगे, और दूसरा पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजेंगे। तो इसमें स्पष्टता नहीं आ पाती। ऐसी स्थिति में वह विधेयक लंबे समय तक राष्ट्रपति के पास रहता है और उसमें किसी प्रकार के कुछ क्लियर इंडिकेशन हमें नहीं पता चलता। तो यह स्थिति कहलाती है पॉकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा न तो अनुमति देने या न देने के लिए समय सीमा का इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, ये अनिश्चित काल के लिए है। ठीक है। राष्ट्रपति जब भी किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करता है, तब जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। और सर्वप्रथम किसने किया था? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी वीटो पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रपति के वीटो के बारे में एक एक करके देखा। फिर एक होती है जब राज्य विधायिका, मतलब राज्य में, जिस राज्य में केवल विधानसभा हो या फिर जिस राज्य में राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद दोनों हो, ऐसे संस्थानों में ऐसी विधायिका जब कोई भी विधेयक पारित करती है और राज्यपाल क्या करे, उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास रख ले, तब राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है? यह आपके प्रीलिम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा भी गया है। अभी लेटेस्ट 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें अनुच्छेद 201 ये क्या था, अभी 2024 में बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा में बना हुआ था, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है।
तो अनुच्छेद 200 के तहत क्या करता है, राज्यपाल किसी विधेयक पर स्वीकृति के संबंध में सहमति के संबंध में प्रावधान है। और अनुच्छेद 201 के तहत वो क्या करता है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सुरक्षित रख लेता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास वही तीन शक्तियां होगी, या तो वह अपनी स्वीकृति दे देंगे, या फिर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेना मतलब स्वीकृति नहीं देंगे, सीधे सीधे बोल देंगे कि मैं स्वीकृति नहीं देता हूं, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। अब जब संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजते थे तो संसद या तो किसी संशोधन के या फिर बिना संशोधन के जब राष्ट्रपति के पास भेजती थी विधेयक को तो राष्ट्रपति उसमें साइन कर देते थे। लेकिन यहाँ पे जब राज्य विधायिका किसी भी प्रकार के संशोधन या बिना संशोधन के जब राष्ट्रपति के पास भेजेगी तो राष्ट्रपति इसमें अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एक क्लियरिटी आपको अपनी माइंड में रखनी है कि राज्य विधायिका के संबंध में कोई भी विधेयक जब पुनर्विचार के बाद भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति इसमें बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। चलिए ठीक है, इस प्रकार हमने वीटो पावर को समाप्त किया। अब हम देखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बहुत ही सही समय में हम अध्यादेश के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए कल पूरे देश में भारत और पाकिस्तान, है ना, मतलब कल 7 तारीख है ना, तो 7 तारीख को पूरे, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 तारीख को, कल 7 तारीख को पूरे भारत देश के कुछ सभी राज्यों में या कुछ प्रमुख जिलों में मॉक ड्रिल किया जाना है। तो यह एक आपातकालीन स्थिति की ओर इशारा करती है। तो वैसे ही राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या फिर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का सत्र चल रहा हो तो भी अध्यादेश जारी करते हैं, है ना। मतलब ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है कि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी प्रकार का कानून हमें पारित करने की आवश्यकता है तत्काल में, तुरंत में, आपातकाल को देखते हुए, तो वह अध्यादेश जारी करते हैं या उन्हें फौरी तौर पर किसी कानून को लागू आपातकाल को छोड़ करके अन्य किसी भी स्थिति में जब उन्हें लगा कि हमें किसी कानून को पारित करने की ज़रूरत है और तत्काल में संसद नहीं बुलाया जा सकता तो वह अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो अध्यादेश वैसे ही कानून की तरह होती है जिसमें संसद के द्वारा पारित करके किसी भी कानून को बनाया जाता है, वैसी ही शक्ति होती है अध्यादेश में। लेकिन यह प्रकृति में क्या होते हैं, अल्पकालीन होते हैं। ठीक है, अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी एक भी सदन का सत्र न चल रहा हो। अब यहाँ पे एक लॉजिक वाला क्वेश्चन आएगा कि सर क्या जब संसद का सत्र चल रहा हो तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है? अध्यादेश नहीं जारी किया जा सकता, लेकिन बाय द वे अगर अध्यादेश जारी किया जाता है तो वह क्या होता है, अमान्य हो जाता है। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो और उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य होगा। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जाता है जिस पर संसद कानून बना सकती है। अब देखिए यहाँ पे अध्यादेश की अवधि को पूछा जाता है हमेशा प्रीलिम्स में कि अध्यादेश की समय अवधि क्या होती है। तो किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितने महीने की होती है, 6 माह की होती है। 6 माह में उसे संसद से मंजूरी मिलनी चाहिए। यदि संसद से मंजूरी नहीं मिलती तो वह क्या होती है, 6 हफ्तों के लिए फिर आगे बढ़ जाती है। मतलब देखिए हमारा संविधान प्रावधान करता है कि एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक साल में 6 महीने से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए संसद के सत्र बुलाने में। मतलब संसद का सत्र जब भी होगा तो दोनों बैठक के बीच में 6 माह से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए कोई अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं तो उसकी मिनिमम अवधि तो हो जाती है 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के बाद ही कोई संसद का सत्र बैठेगा, है ना, संसद का सत्र चलेगा तब वह पारित किया जाएगा उस अध्यादेश को वहाँ से। लेकिन उस संसद मान ले तुरंत वह पारित नहीं करती है, संसद का सत्र समाप्त हो जाता है
तो वह लगभग 6 हफ्तों तक वैलिड रहता है। यानी कि टोटल कितना हो गया, 6 महीने, और संसद का सत्र चल रहा है तो कितना हो गया, 6 हफ्ता, तो टोटल कितना हो गया, 6 महीने प्लस 6 हफ्ते के लिए इसकी अधिकतम अवधि होती है, तब तक यह वैलिड बना रहता है। उसके बाद यह इसकी क्या होती है, वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। तो ये हमने समझा अध्यादेश के बारे में। और खासकर अभी की जो स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थितियों में ही अध्यादेश पारित किया जाता है। अब हमें देखना है राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति के बारे में। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के माध्यम से क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करते हैं और क्लियरली मेंशन करते हैं कि किन किन विषयों, किन किन अपराधों के संबंध में आप क्षमादान दे सकते हैं। तो उसमें प्रथम विषय आता है कि संघीय विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध में दिए गए दंड में, यानी कि जब भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और उस कानून के अंतर्गत किसी अपराध में किसी को दंड दिया जाता है तो उसके संबंध में वो क्षमादान दे सकते हैं। दूसरा, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में हमने देखा कि नॉर्मल जो कोर्ट होते हैं उनसे भिन्न होते हैं जो आर्मी के कोर्ट्स होते हैं, सैन्य न्यायालय होते हैं। तो इन सैन्य न्यायालयों के संबंध में भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। और तीसरा, यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो, यानी कि किसी को डेथ पेनाल्टी दी गई है, मृत्यु दंड दिया गया है, तो ऐसे संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वो आवेदन कर सकते हैं और राष्ट्रपति उसमें क्षमादान दे सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं कि राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं संविधान में। देखिए, क्षमा यानी कि पार्डन, इसमें क्या होता है कि जो हम अक्सर मूवी में हम सुनते हैं कि बाइज्जत बरी करना, दैट मीन्स वैसे ही होता है राष्ट्रपति जब किसी को क्षमा देते हैं। क्षमा शब्द का मतलब है न केवल आपको दंड से क्षमा दिया जा रहा है, बल्कि जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगे थे आप बिल्कुल अब फ्रेश व्यक्तित्व वाले हो जाते हो। मतलब आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है कि दंड और बंदीकरण दोनों से आपको मुक्त कर दिया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि दोषी की सभी प्रकार के दंड, दंडादेशों और निरहरताओं को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। मतलब ये मान के चलिए कि आप को दंड मिलता है, तो हमने देखा एफआईआर होने के बाद आप किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं ना। तो कुछ बाध्यताएं होती हैं, इन बाध्यताओं से, इन निरहरताओं से आपको कंप्लीटली मुक्त कर देते हैं राष्ट्रपति क्षमा के माध्यम से। बाइज्जत बरी वाला जो सिचुएशन होता है वह क्षमा के अंतर्गत ही होता है। दूसरा, लघुकरण। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लघुकरण का मतलब है कि किसी की अवधि को छोटा करना, है ना। तो इसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ समझिए कि दंड के स्वरूप को बदल कर कम करना। जैसे किसी को मृत्यु दंड मिला हो तो लघुकरण करके कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना, जिसे फिर बाद में साधारण कारावास में भी परिवर्तित किया जा सकता है। लघुकरण का मतलब कम करना। अब यहाँ पे आपको एक जो कीवर्ड है वो पकड़ना है, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। इससे आपको पकड़ना है कि इसमें स्वरूप को बदला जाता है। जैसे मृत्यु दंड का स्वरूप था तो उसको कठोर कारावास में कर दिया गया, कठोर कारावास का स्वरूप है तो उसे साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर आता है परिहार। अब परिहार का मतलब होता है, हमने देखा ऊपर वाले में लघुकरण में हमने प्रकृति को बदल रहा था, इसमें क्या होगा कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसके स्वरूप में बदलाव नहीं कर रहे हैं, अब अवधि को कम कर रहे हैं। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास की अवधि है तो उसको 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। फिर होता है विराम। विराम का मतलब है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दंड को कम करना। जैसे शारीरिक अपंग है कोई व्यक्ति तो उसके संबंध में उनके क्या कर सकते हैं, दंड को कम कर सकते हैं। महिलाएं अगर मान लीजिए कोई गर्भावस्था की अवस्था में हैं तो उसकी दंड की अवधि को कम किया जा सकता है विराम की सिचुएशन में।
फिर हम आते हैं प्रविलंबन। पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत है पांचों को। प्रविलंबन का अर्थ होता है कि कुछ समय के लिए अस्थायी रोक लगाना किसी को भी दिए गए दंड में, ताकि उन्हें याचना करने के लिए कुछ समय मिल सके। जैसे मान लीजिए आज 6 तारीख है, हो सकता है कि किसी को 15 तारीख को डेथ पेनाल्टी दिया जाना हो, फांसी की सज़ा दी जानी हो। अगर वो राष्ट्रपति के पास आवेदन करते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें कभी आप प्रविलंबन ही दे दीजिए, है ना, तो ताकि हम मृत्यु दंड के लिए फिर अप्लाई कर सके, उसे रोकने के लिए हम आवेदन कर सके, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रविलंबन के तहत उन्हें एक अवसर देते हैं, अस्थायी रोक लगाते हैं उसमें, ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके या दंड के स्वरूप में परिवर्तन की याचना के लिए उसे समय मिल सके। तो ये हुआ प्रविलंबन। फिर विवेकीय शक्ति। देखिए, संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो राष्ट्रपति को विवेकी शक्ति प्रदान करता हो, क्योंकि राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान दिया गया है। जब हम मंत्रिपरिषद के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वह कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मतलब राष्ट्रपति जब भी कार्य करेगा तो मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइस पे कार्य करता है, मतलब उन्हें किसी प्रकार की विवेकी शक्ति उनके पास नहीं है, तो कोई भी अनुच्छेद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कुछ सिचुएशनल उनके पास डिस्क्रेशनरी पावर है, विवेकी शक्तियां हैं। तो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें वो विवेकी शक्ति का उपयोग करते हैं, इसे हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, पहला कंडीशन है कि लोकसभा में जब किसी भी दल को बहुमत ना मिला हो, है ना, चुनाव हुआ, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, पिछले साल चुनाव हुआ और हम देखते हैं कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है या वैसी स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं कि जब वो गठबंधन के द्वारा भी सरकार बना सके। तो ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना हो तो राष्ट्रपति कैसे करेगा, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी विवेक का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि जिनके पास नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा है, उनके अगर गठबंधन की क्षमता है उनको, तो ऐसे व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दूसरा, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं मिलता है ना, तो ऐसी स्थिति में अपनी विवेकी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो ये भी कंडीशनल है, सिचुएशनल है ना। फिर दूसरा होता है कि वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि सदन में विश्वास मत सिद्ध ना कर सके। तो यह संसदीय परंपरा के बारे में जब हम पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम अलग अलग पे विश्वास मत अविश्वास मत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक होता है विश्वास मत। विश्वास मत जब भी सदन में प्रस्तुत होता है तो वह दर्शाता है कि सरकार क्या है, अपने उनके पास पूर्ण बहुमत है, तो वह सिद्ध हो जाता है, तो सरकार बनी रहती है। मान लीजिए कि विश्वास मत पारित नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, मंत्रिमंडल को विघटित कर सकते हैं। लोकसभा का भी विघटन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो तो वह लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह को अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक को पुनर्विचार के लिए जब एक बार भेजते हैं तो वो भी उनकी विवेकी शक्ति होती है। और अनुच्छेद 86(2) के तहत संसद को संदेश भेजना होता है, तो वो भी अपनी विवेकी शक्ति का उपयोग करते हैं। अब इसमें राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हमने इसमें लिख दिया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। जैसे 161 हमेशा पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया। फिर 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में पूछा जाता है। ये 74 75 को तो हम मंत्रिपरिषद जब पढ़ेंगे तो उसमें हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे। फिर एक 85 के बारे में पूछा जाता है कि संसद के सत्र सत्रावसान भंग करना, ये भी हम पढ़ेंगे किसमें, संसद वाले में। फिर अभी हमने देखा 111 के संबंध में, मतलब विधेयकों को सहमति प्रदान करना, इसके संबंध में। फिर वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी संसद में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
और एक 143 यानी कि 143 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे तब हम 143 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो कार्यपालिका की हमने पढ़ने की शुरुआत की थी भाग 5 के अंतर्गत, उसमें से हमने राष्ट्रपति को कवर कर लिया है। अब इसके बाद बहुत छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद। ये काफ़ी छोटे छोटे मंत्रिमंडल के बारे में, उसकी समितियों के बारे में। अभी हाल ही में जो सबसे बड़ी एक समिति थी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, है ना। फिर अभी हमने देखा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, इसके बारे में भी हम लेटेस्ट में अभी ये सभी क्या बने हुए हैं, चर्चा में बने हुए हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि जो कुछ चीज़ें करेंट अफेयर से रिलेटेड है उससे भी आप लिंक कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।